तो अभी पूरा देश पूरी दुनिया वैसे ही कोरोना काल में है और इस बर्ड फ्लू ने टेंशन को परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है कोरोना काल में जब ये बर्ड फ्लू नाम का वायरस सामने आ रहा है और इंसानों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या बचाव है, इन सब पर हम डिटेल बातचीत करेंगे। देश के सीनियर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का पैनल इस वक्त मेरे साथ है। मैं अपना पैनल ओपन कर रहा हूं। मैं अपने पूरे पैनल से आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर वर्षा पोद्दार, सीनियर साइंटिस्ट हैं, हेड ऑफ इन्फ्लुएंजा आईसीएमआर पुणे। डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा इस वक्त साथ में है, न्यूरोलॉजिस्ट, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल। डॉक्टर रवि मलिक, फॉर्मर सेक्रेटरी आईएमए। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, सीनियर फिजिशियन इस वक्त साथ में हैं और डॉक्टर डी के गुप्ता, सीएमडी, फेलिक्स हॉस्पिटल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर डी के गुप्ता, अगर इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं और वो काफी दिनों तक कैरी करते हैं तब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है या फिर डॉक्टर को ये पास जाने की जरूरत कब पड़ती है, कब मतलब ये फील हो कि हाँ कहीं बर्ड फ्लू ना हो जाए? क्योंकि अभी देखिए सर्दी का टाइम है, कोरोना भी अभी चल रहा है, सर्दियों में भी इस तरह के जो कोल्ड है और फीवर वगैरह ये कॉमन है, बहुत बहुत हो जाता है अभी क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, कोरोना भी चल रहा है, कोरोना में भी ये सिम्टम्स हैं। तो बर्ड फ्लू के ये सिम्टम्स हैं, कब डॉक्टर के पास जाएं, कैसे जाएं, फिर क्या टेस्ट वगैरह इस पे होते हैं, कैसे आगे फिर प्रोसेस होता है इस पे सर? डायग्नोसिस इज द की। जितना जल्दी आप डायग्नोसिस कर लोगे उतनी जल्दी हम एंटीवायरल ड्रग चालू कर देंगे, क्योंकि दवाई हमारे पास है, ऑसेल्टम भी रहे, सेमिला भी रहे, 3 दवाई हमारे पास है, 3 एंटीवायरल ड्रग है जो इफेक्टिव है क्वाइट। अगर हमको टाइमली डायग्नोस करेंगे और टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत बढ़ जाते हैं। तो जब भी किसी मरीज को ऐसा लग रहा है, कोई उसकी ट्रेवल हिस्ट्री है एंडेमिक एरिया में या जहाँ पे आउटब्रेक फैला हुआ है, जहाँ पे ऐसी कोई पक्षी स्लॉटर हाउस या कोई पोल्ट्री फार्म या कोई पोल्ट्री मार्केट में या कोई ऐसे कैटल जहाँ पे बहुत डेथ हो रही है, ऐसे एरिया में विजिट है और हाई सस्पिशन है, लग रहा है कि हमें ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, कंजक्टिवाइटिस हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, लूज मोशन, वॉमिटिंग, डायरिया, कोई भी सिम्टम आ रहे हैं हाई ग्रेड के साथ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के, तो आपको हाई सस्पिशन रखना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास 3 तरह से डायग्नोसिस बनती है। पहला तो ये है कि कहाँ से उसकी हिस्ट्री क्या है, सस्पिशन हिस्ट्री, ट्रेवल हिस्ट्री तो नहीं है। नंबर 2 पे उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, जो मैंने बताया आपको, साइन एंड सिम्टम्स क्या है। तीसरा उसको हम ऑस्कल्टेट करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिन करते हैं, उसके चेस्ट में क्या फाइंडिंग्स हैं, कोई चेस्ट में साउंड तो नहीं है, क्रेफ्ट तो नहीं है, रोंकाई तो नहीं है। उसका हम उसकी डायग्नोसिस बनाते हैं, रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस बनाते हैं। उसमें होता है एक्सरे करते हैं, उसका सीटी देखते हैं कि अंदर निमोनिया या रेडियस के सिम्टम्स तो नहीं है। और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो आरटीपीसीआर है, जैसे हम लोग कोविड के लिए करते हैं। वो ऑलरेडी ज्यादातर देशों में अवेलेबल टेस्ट है, तो उससे कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बनती है। तो इन टेस्ट के थ्रू और क्लिनिकल कोरिलेशन के थ्रू हम इसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस करने से फायदा होगा कि हम एंटीवायरल ड्रग अच्छी जल्दी स्टार्ट कर देंगे और ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशन बच जाएगा। मैं बताना चाहूंगा ध्यान से, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कई लोगों ने बताया 30% से लेके 60% तक मॉर्टेलिटी रेट है, बहुत हाई मॉर्टेलिटी रेट है। लेकिन चिंता वाली ये बात इसलिए नहीं है कि इसके जो आउटब्रेक्स देखेंगे, पहले तो इसके एपिडेमिक और पेंडेमिक अभी हुए नहीं है, नॉर्मली इसके आउटब्रेक्स होते हैं छोटे छोटे, क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं करता, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं करता है। बट देयर इज ए पोटेंशियल ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, देयर इज ए पोटेंशियल ऑफ द ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, बिकॉज जितना वायरस रेप्लिकेट करेगा उस एरिया में उतना ही चांस ज्यादा होंगे म्यूटेशन होने के। अगर कोई वायरस म्यूटेट कर जाता है तो उसमें चांसेस है इट कैन बी पैथोजेनिक फॉर ह्यूमन बीइंग आल्सो, मतलब ह्यूमंस को भी ये चपेट में ले सकता है। और अगर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो गया तो ये पैंडेमिक की रूप ले लेगा और तब शायद बड़ी दिक्कतें आ सकती है। ये लिटरेचर में लिखा हुआ है, WHO बोलता है, सब लोग बोलते हैं कि देयर इज ए पोटेंशियल थ्रेट फॉर पैंडेमिक इन H1N5 या जो दूसरे भी एवियन फ्लू हैं। 4 तरह के इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। टाइप ए में एवियन आता है, एवियन में भी H5, H7, H9, H10 बहुत सारे होते हैं। इनमें मैक्सिमम जो होते हैं बर्ड्स के अंदर होते हैं, इसलिए इसको बर्ड फ्लू बोलते हैं। तो जो नॉर्मली होते हैं इन्फेक्टेड बर्ड्स में रहते हैं। खाली H5N1 जो ऐसा जो अभी तक देखा गया, जो हांगकांग में या चाइना में आइसोलेट किया गया 96-97 में, वो पैथोजेनिक है। बाकी ज्यादातर लो पैथोजेनिक होते हैं, वो भी चिड़ियों के लिए होते हैं या पक्षियों के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए होते हैं, टर्कीज हैं, गूज हैं, चिकन है, पोल्ट्री फार्म्स में जो पक्षी होते हैं उनके लिए होते हैं। बाकी सब नॉन पैथोजेनिक होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। लेकिन अगर इनके अंदर भी म्यूटेशन हो गया, रेप्लिकेट होते रहा और गलती से ह्यूमन में ट्रांसमिशन 2-3 तरह से हो सकता है, जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि या तो हम उस पक्षी की चपेट में आए, उसके कॉन्टेक्ट में आए, डायरेक्ट उसके डेथ या लाइव पक्षी के, या वो जो पक्षी जहां रहता हो कॉन्टेक्ट सरफेस पे, जैसे वो उसके स्क्रीटा, सिक्रीशन, सलाइवा, टीयर्स या उसके स्टूल उससे निकालता है, उस सरफेस को हम टच करते हैं और माउथ, नोज, आइटमेंट ले जाते हैं तो हम इन्फेक्ट हो सकते हैं, उससे हमारा सिम्टम डेवलप होगा। तीसरा तरीका क्या है कि अगर पक्षी उड़ रहा है और जैसे डॉक्टर साहब बता रही थी, डॉक्टर माहेश्वरी, कि उस टाइम जो सलाइवा, स्क्रीटा निकाल सकता है, वो कभी कभी इससे पोटेंशियल थ्रेट फॉर एरोसॉल इन्फेक्शन ऑल्सो, कि अगर वो आपके एरिया में घूम रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे घूम रहे हैं तो एरोसॉल ट्रांसमिशन भी हो सकता है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थ्योरेटिकल पोटेंशियल थ्रेट। तो इसलिए
कोशिश सरकार को ये करनी चाहिए कि जिस एरिया में ये आउटब्रेक है, मैं फिर बता रहा हूं, दिस इज नॉट एपिडेमिक ऑफ पैंडेमिक, हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए, बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है, बट आउटब्रेक को रोकना जरूरी है। आउटब्रेक से एपिडेमिक होता है, एपिडेमिक से पैंडेमिक होता है, तो हम आउटब्रेक को आउटब्रेक की शक्ल में कंट्रोल कर लें, उसी एरिया को रेड कंटेंट जोन में घोषित कर दें, उसके आवाजाही बंद कर दें, वहां पे जितने लोग हैं उनका मास वैक्सीनेशन करना चाहिए। इंडिया में वैक्सीनेशन अभी नहीं है, हमारे पास नॉर्मल स्वाइन फ्लू का वैक्सीन है जिसमें H1N1, H1N3 और टाइप बी और टाइप सी हम इन्फ्लुएंजा वायरस का करते हैं, लेकिन CDC अप्रूव्ड, FDA अप्रूव्ड यूएस में वैक्सीन है, तो हमारे जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं वैक्सीन के, उनको फ्यूचर के भी पोटेंशियल थ्रेट को देखते हो, बिकॉज जब ऐसे बायोलॉजिकल वॉर और बायोलॉजिकल एपिडेमिक पेंडेमिक आते रहेंगे तो इन सब पोटेंशियल थ्रेट के अगेंस्ट हमें वैक्सीन को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि जो अभी वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में, जिसको हम स्वाइन फ्लू के लिए वैक्सीन बोलते हैं, नॉर्मल फ्लू वैक्सीन बोलते हैं, वो इसके अगेंस्ट कारगर नहीं है, तो इसलिए हमें उन वैक्सीन को भी डेवलप करना चाहिए जो इफेक्टिवली H5N1 के लिए ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। उनको उन वैक्सीन के कुछ एटलीस्ट इमरजेंसी ड्रग्स के रूप में हमें अपने स्टोर में रखना चाहिए कि जब भी कभी हर साल 2 साल में ऐसे आउटब्रेक्स होते रहते हैं, इंडिया में भी होते रहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में होते रहते हैं, चाइना में हुए, तो बहुत जगह होते रहते हैं, तो इन सबको बचने के लिए हमारे पास मतलब प्रचुर मात्रा में दवाइयां होनी चाहिए, प्रचुर मात्रा में वैक्सीनेशन होना चाहिए, और उसको कंट्रोल करने के लिए, एपिडेमियोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सारे संसाधन होने चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर DK गुप्ता, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि जैसे कोरोना है, कोरोना का वायरस हमारे फेफड़ों पर अटैक करता है, तो ये जो बर्ड फ्लू का वायरस है अगर इंसान को होता है तो किस बॉडी ऑर्गन को ये टारगेट करता है, पहला सवाल। और दूसरा इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि क्या ऐसा शख्स जिसको अभी कोरोना हुआ हो या कोरोना से ठीक होकर आया हो उसके लिए और ज्यादा खतरनाक हो सकता है? फिर ये सवाल बहुत अच्छा है, मैं पहला बताना चाहूंगा, ये भी एक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस कोई भी होती है वो नॉर्मली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती है, पहले वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती है, मीन्स हमारी नोज है, नासोफेरिंजियल कैविटी है, फेरिंग्स है, इसको इन्फेक्ट करती है, उसके बाद फिर लोअर ट्रैक्ट आती है, लंग्स के अंदर आती है, यहाँ पे ट्रेकिया है, उसके अलावा उनकी जो ब्रांचेज होती हैं और उसकी छोटी छोटी जो ब्रांचेज होती हैं, जो यूनिट होती है उसको हम एल्वेलाई बोलते हैं, तो ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रिकल डाउन करता है, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करता है, पहले ये सोर थ्रोट, रनिंग नोज, कफ, कोल्ड करता है, बाद में जब अगर निमोनिया हो जाएगा अंदर तो उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं, मतलब लंग आपका कंसोलिडेट कर गया और वहां पे एयर का एक्सचेंज आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है, जब ऐसी स्थिति होगी तो उस समय आपको ऑक्सीजन की कमी होगी और आपको सांस लेने में तकलीफ होगी या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग बोलेंगे या सांस तेज चलेगी। अगर ये चीजें और बढ़ जाती है, मतलब पूरा लंग इन्वॉल्व हो गया, व्हाइट आउट लंग जिसको हम बोलते हैं एक्सरे में या CT में, तब उसको बोलते हैं ARDS, मीन्स आपका एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, पूरा लंग या 80% 70% चला गया, तो उससे क्या होगा, पूरा प्रदान होगा वो खत्म हो जाएगा, उससे फिर दूसरे अंग हैं वो प्रभावित होने लगेंगे, जैसे हमारा हार्ट है, किडनी है, लीवर है, तो किडनी डिस्फंक्शन, लिवर डिस्फंक्शन, हार्ट डिस्फंक्शन हो जाएंगे और मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है लास्ट में और डेथ होती है। लेकिन जो आप बता रहे हैं, जो भी बीमारी जो लंग्स को अफेक्ट करती है, चाहे वो ब्रोंकियल अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, निमोनिया हो या कोविड वायरस, कोविड भी हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है, अगर किसी मरीज को ऐसी बीमारी पहले से है और उसको ये बर्ड फ्लू होता है, तो संभवतः नहीं, पक्का ही है कि उसको यानी कि तब उन कंडीशंस में ज्यादा खतरनाक हो सकता है।